Good morning, students. Today we are going to revise our lesson number first of geography part, that is resources and development. First of all, we are going to discuss what are the resources. According to your book, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. कि वो सभी चीज़ें जो हमारे इस एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और आगे बताता है कि इट इज़ टेक्नोलॉजिकली असेसिबल, यानी तकनीकी रूप से टेक्नोलॉजिकली वो असेसिबल हैं, हमारी पहुंच में हैं। इकोनॉमिकली फीसिबल, फीसिबल मीन्स अफोर्डेबल, कि इकोनॉमिक रूप से वो अफोर्डेबल हैं। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और कल्चरली हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, हमारी सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करती है। They are known as resources. Now we are going to discuss the classification of the resources. The resources can be classified into the following ways. First of all, on the basis of origin. Origin मतलब उनका उद्भव या शुरुआत है, उसके आधार पे जो resources हैं उनको किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक में आपकी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोटिक में आते हैं, और ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या ऑल नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो आपके अबायोटिक रिसोर्सेज में काउंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स टू एंड और टू फिनिश, यानी उनकी समाप्त होने की क्षमता के आधार पे। इसमें आपके रिन्यूएबल हैं, दे कैन बी रिस्टोर्ड, दे कैन बी रिप्लेनिश्ड। और आपके दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड और दे कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। नेक्स्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी मालिकाना हक के आधार पे। इसमें आपके इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज आते हैं। और नेक्स्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें आपके पोटेंशियल, संभावित, जिनको नियर फ्यूचर में हम यूज करेंगे, इसके अलावा डेवलप्ड, जिनको हम एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, और स्टॉक और रिजर्व्स, इस टाइप के रिसोर्सेज आते हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उद्भव या उत्पत्ति के आधार पे, उनकी जो शुरुआत जहाँ से हुई है उस बेस पे हम पढ़ते हैं। तो इसमें पहला दे रखा है बायोटिक रिसोर्सेज, कि दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, कि ये रिसोर्सेज हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं। एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, और उनमें जो लाइफ यानी जीवन है वो पाया जाता है, जैसे कि आपकी ह्यूमन बींग्स हैं। फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा मीन्स नेचुरल वेजिटेशन और फाउना मीन्स वाइल्ड लाइफ आपका। और इसके अलावा फिशरीज, जो आपके ओशियंस या सीज में डिफरेंट वेराइटीज़ की जो फिशेस पाई जाती हैं। और इसके अलावा लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आपका आता है बायोटिक रिसोर्सेज। इसमें आपका आता है ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपाउंड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, कि वो सारी चीज़ें जिसमें आपकी नॉन लिविंग थिंग्स काउंट होती हैं, आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, उनको अबायोटिक रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे आपके रॉक्स और मेटल्स हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी उनकी समाप्त होने या ख़त्म होने की जो क्षमता है उसके आधार पे जो रिसोर्सेज हैं। उसमें आपके पहले आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेज, कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको रिन्यू किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस्ड यानी दोबारा उत्पादित किया जा सकता है, फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से, दे आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, यानी जिसको हम दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी सोलर और विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
नेक्स्ट आपका आता है कि द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस और फ्लो, कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दोबारा से कंटिन्यूस या फ्लो रिसोर्सेज में काउंट किया जा सकता है। आपका अब नेक्स्ट आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि दीज अकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, कि इनका जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा जियोलॉजिकल जो पीरियड है इनको बनने में लगता है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज, आपके जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं या फॉसिल फ्यूल्स जिसमें आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या क्रूड ऑयल आप जिसको कह सकते हो, इसके अलावा कोल है या नेचुरल गैस है, ये फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में, ये इसके एग्जांपल हैं। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन, कहता है कि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो समय है वो लगता है। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल, कुछ रिसोर्सेज इसमें ऐसे हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, जैसे आपकी मेटल्स हैं। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स, और कुछ ऐसे हैं जैसे कि आपका फॉसिल फ्यूल है, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, उनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज, और यदि हम उनको कंटिन्यू यूज करते हैं तो एक ऐसा समय आएगा व्हेन दे विल बी टोटली फिनिश्ड, जब वो पूरी तरह से आपके ख़त्म हो जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक के आधार पे हम अगर बात करें तो इसमें आपका आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल का मतलब है दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल्स, कि कोई व्यक्तिगत स्तर पे उनका मालिक होता है। इसमें कहता है कि दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, कि व्यक्तिगत स्तर पे जो आपके इंडिविजुअल्स हैं या कोई व्यक्ति विशेष है वो इनका मालिक होता है। मैनी फार्मर्स ओवन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसमें आपके कई सारे फार्मर्स जो किसान हैं वो कहता है ऐसी ज़मीन के मालिक होते हैं जो उनको गवर्नमेंट अलॉट करती है एक लैंड रेवेन्यू पे करने के बाद में। इन विलेज देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस, गाँव में कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनके पास ज़मीन होती है या वो ज़मीन का मालिकाना हक रखते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो लैंडलेस होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी, शहरी लोगों के पास अपना खुद का प्लॉट है, हाउसेज यानी घर है, या जो अदर प्रॉपर्टी दूसरी जो प्रॉपर्टी या संपत्ति है वो भी होती है। अगला है प्लांटेशन पोस्चर लैंड्स, प्लांटेशन मतलब आपके बागान, पोस्चर लैंड ऐसी ज़मीन जहाँ पशुओं को चराया जाता है। इसके अलावा पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा, कुएं का जो पानी है या आपके जो पॉन्ड्स तालाब्स हैं, आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स, ये कई सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका मालिकाना हक इंडिविजुअल्स लोगों के पास होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, यानी यू कैन से दैट दे आर यूज्ड और ओन्ड बाय द होल कम्युनिटी, पूरा जो समुदाय है आपका, सोसाइटी है, वो उनका मालिक होता है। कहता है देयर आर रिसोर्सेज विच आर असेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, कि कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो सभी लोगों की पहुंच में होते हैं, समुदाय के सभी लोग हैं वो उनके मालिक होते हैं। विलेज कॉमन्स, जिसमें आपकी कहता है गाँव की जो साझा ज़मीन होती है, जिसमें आपकी ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, ब्यूरियल ग्राउंड्स जहाँ लोगों को दफनाया जाता है या जलाया जाता है। इसके अलावा विलेज पॉन्ड्स एक्सेट्रा, पब्लिक पार्क्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज हैं। दीज आर द एग्जाम्पल और दीज आर टू असेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर, कहता है ये यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के काम आते हैं, इसलिए इनको कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। अगला है नेशनल रिसोर्सेज, इसमें टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, इसमें कहता है कि टेक्निकली यानी तकनीकी रूप से ऐसे रिसोर्सेज जो पूरे नेशन से या कंट्री से बिलोंग करते हैं।
द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। यहाँ तक कि कहता है कंट्री के पास लीगल पावर्स होती हैं कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकता है फॉर पब्लिक गुड्स, आम जनता की भलाई के लिए। जैसे ये आपके नेशनल हाईवेज वगैरह बनाने के लिए आपकी लैंड्स वगैरह एक्वायर की जाती हैं, नेशनल हाईवे बनाने के लिए ज़मीनें हैं वो आपकी अधिकृत की जाती हैं। इसमें फिर आगे कहता है यू माइट हैव सीन रोड्स, आपने कहता है सड़कों को देखा होगा, कैनाल्स नहरों को देखा होगा। इसके अलावा रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स, या रेलवे है वो कुछ ऐसे लोगों के ज़मीन पे बनी होती है जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की होती है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, आपकी जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके पास कहता है पावर होती है गवर्नमेंट की तरफ से टू एक्वायर लैंड, ज़मीन को अधिकृत करने की। ऑल द मिनरल्स वाटर रिसोर्सेज, कहता है आपके सारे जो मिनरल्स हैं, इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, आपकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर पड़ने वाली ज़मीनें हैं, एंड ओशनिक एरिया, और ओशनिक एरिया है अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स, जिसकी एक ये पैरामीटर दिया गया है 12 न्यूटिकल माइल्स यानी 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, आपके समुद्र के किनारे से 22.2 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन, और कहता है इस एरिया में पड़ने वाले जो भी रिसोर्सेज हैं वो आपके पूरे नेशन, पूरे राष्ट्र से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, कि ऐसे कुछ इंटरनेशनल आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय ऐसी संस्थाएं हैं जो कि रिसोर्सेज को रेगुलेट करती हैं। इसमें कहता है आपका द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आपका ओशनिक रिसोर्सेज हैं जो 200 न्यूटिकल माइल्स से परे होते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, बिलोंग टू ओपन ओशियन, जो खुले समुद्र से संबंधित होते हैं, एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस, और कोई भी इंडिविजुअल कंट्री है वो इनको यूटिलाइज नहीं कर सकता विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, या विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं उनको कोई भी जो कंट्री है वो यूज नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि आपका डेवलपमेंट का जो स्टेटस है उसके बेस पे जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका क्या कुछ स्टेटस है। तो इसमें बताता है आपका सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज, इसमें कहता है रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन, कि ऐसे रिसोर्सेज जो एक रीजन में या एक क्षेत्र में पाए जाते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, लेकिन अभी तक उनका जो प्रयोग है वो नहीं किया गया है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव एनमरस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, आपका वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है जिसमें पर्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात का पार्ट है, उसमें कहता है एनमरस पोटेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, आपकी विंड और सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट की काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन अभी तक कहता है कि इनको प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं किया गया है, तो ये आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज में काउंट होते हैं। नेक्स्ट वन आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज आता है कि रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, कि ऐसे रिसोर्सेज जिनका जो सर्वे है वो किया जा चुका है, जो एस्टिमेशन है वो किया जा चुका है, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, और उनकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उसको एक तरह से डिटरमाइन किया गया है यूटिलाइजेशन के लिए।
The development of resources depend on the technology and level of their feasibility. इस तरह के रिसोर्सेज हैं, वो कहता है कि अपने टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट और इसके अलावा लेवल ऑफ फीसिबिलिटी यानी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं. यू कैन से दैट एट प्रेजेंट वी आर यूजिंग द डेवलप्ड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एट प्रेजेंट जो डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट आपका आता है स्टॉक. स्टॉक में आपका आता है कि मिनरल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल, कि हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी एक तरह से पॉसिबिलिटी है, संभावना है, टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, मानव की ज़रूरतों को पूरा करने की. बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्राइट टेक्नोलॉजी टू असेस दीज. लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है उसके पास एप्रोप्राइट टेक्नोलॉजी नहीं है टू असेस दीज, इस तरह के मिनरल्स को असेस करने के लिए. आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक, ये आपके कहता है स्टॉक में काउंट होते हैं. यू कैन से दैट द मिनरल्स और द मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पॉसिबिलिटी और दे आर द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्राइट टेक्नोलॉजी. लेकिन कहता है कि ह्यूमन बीइंग के पास उनको यूज़ करने की जो एप्रोप्राइट, एक तरह से जो उचित, जो सही जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, वो नहीं है. इसके बाद में कहता है आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक, ये आपके स्टॉक में शामिल होते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर इज़ ए कंपाउंड ऑफ टू गैसेज. उदाहरण के लिए आपका जो वाटर है वो टू गैसेज का कंपाउंड है, उसमें टू गैसेज आपकी शामिल हैं. पहली है आपकी हाइड्रोजन, दूसरी है आपकी ऑक्सीजन. कहता है हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी. हाइड्रोजन को एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जा सकता है. बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजिकल नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पज़. लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है इस तरह के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए. हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, और इस वजह से कहता है कि इसको एक स्टॉक के रूप में जाना जाता है. नेक्स्ट आपका आता है रिजर्व्स. इसमें कहता है कि रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, कि रिजर्व है वो अपने आप में स्टॉक का ही एक सबसेट है. विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी या टेक्निकल नो हाउ. जिसको कहता है कि एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा हम उनको यूज़ कर सकते हैं. बट देयर यूज़ हैड नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन उनका जो यूज़ है उसको स्टार्ट नहीं किया जा चुका है अब तक. दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. कहता है रिजर्व्स रिसोर्सेज को हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, कि रिवर वाटर है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो जनरेट करने के लिए, वो पैदा करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट. लेकिन कहता है कि अब इसको बहुत ही सीमित मात्रा में अब तक ऐसा करने के लिए यूज़ किया गया है. डस्ट ऑफ वाटर इन द डैम्स, इस तरह से कहता है कि जो आपका डैम्स में जो वाटर है, पानी है, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, जो आपके फॉरेस्ट इत्यादि हैं, इज़ ए रिजर्व्स विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर. वो एक ऐसे रिजर्व्स हैं जिनको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट. तो इसमें कहता है कि रिसोर्सेज आर विटाल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. कि रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल यानी मनुष्य के जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी कंपलसरी है. इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर.
कहता है कि ऐसा माना जाता था कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं, यानी प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है, एक फ्री गिफ्ट है। एज ए रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली, इस वजह से कहता है ह्यूमन बीइंग है उनको इनडिस्क्रिमिनेटली यानी कंटिन्यूस विदाउट एनी यू कैन से फॉलो द रूल रेगुलेशंस कंटिन्यू उनको यूज करता आ रहा है। एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, और इस कंटिन्यूस यूज़ की वजह से, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ की वजह से कुछ इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी क्रिएट हो गई है। पहला है आपका इसमें डेपल्सन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स, कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए रिसोर्सेज को यूज करते हैं, रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। इसकी वजह से डेपल्सन ऑफ रिसोर्सेज है वो कहता है गायब होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। अगला कहता है अकुमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कि जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके संसाधन हैं, वो कुछ ही लोगों के हाथों में सीमित हैं। विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, इस तरह से इन्होंने कहता है सोसाइटी को टू सेगमेंट्स में, टू पार्ट्स में, टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहला आपका हैव्स, यानी पहले ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, और दूसरा है हैव नॉट्स, या जिनके पास नहीं है, और रिच एंड पुअर, या गरीब और अमीर के बीच में। इसके बाद में फिर आगे कहता है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, कि कंटिन्यूस एक्सप्लॉयटेशन, रिसोर्सेज के कंटिन्यूस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी वैश्विक स्तर पे आपका जो एनवायरनमेंट है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो भी आपका एक तरह से इम्बैलेंस्ड हुआ है। इसमें आपका जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें क्या है कि आपका एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है या अदर हार्मफुल गैसेज है, उनकी अमाउंट बढ़ रही है। और यू कैन से दैट द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे धरती का तापमान टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द ओशियन और द सी लेवल्स, ओशियन या सी का जो वाटर लेवल्स है वो इससे आपका इंक्रीज हो रहा है। अगला है ओजोन लेयर डेपल्सन, आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेजेज से हमें प्रोटेक्ट करती है, या अदर हार्मफुल इस तरह की रेजेज, या जो हम यूँ कहें कि और दूसरे कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। ये आपकी कहता है कि ओजोन लेयर डेपल्शन, यानी ओजोन लेयर है वो आपकी नष्ट हो रही है, गायब हो रही है। अगला है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो इंक्रीज हो रहा है। और लैंड डिग्रेडेशन, यानी लैंड है वो भी डिग्रेडेड हो रही है। लैंड की जो प्रोड्यूसिंग क्वालिटी है, या हम यूँ कहें लैंड की जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, आप यूँ कह सकते हैं कि जो उसकी फर्टिलिटी पावर है वो रिड्यूस हो रही है। कहता है कि आगे एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैव बिकेम एसेंशियल फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस, की विश्व शांति के लिए या सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए रिसोर्सेज है उनका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डेपल्सन बाय ए फ्यू इंडिविजुअल्स, यदि कहता है कुछ व्यक्तिगत स्तर पे लोग इसे फ्यू इंडिविजुअल्स अगर इनको नष्ट या गायब करते रहे, एंड कंट्रीज कंटिन्यूस द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इन डेंजर, और कंट्रीज़ हैं वो इनडिस्क्रिमिनेटली इनको एक्सप्लॉयटेट करते रहे, तो इससे हमारा जो कहता है कि इस प्लेनेट का जो फ्यूचर है वो डेंजर में हो जाएगा। यानी हमारा जो अर्थ है कि अपने आप में यूनिक प्लेनेट है, इसका फ्यूचर है वो खतरे में पड़ जाएगा।
Therefore, resource planning is essential for the sustainable existence of all forms of life. इसलिए कहता है कि सभी तरह के जो जीवन है उसको उचित रूप में बनाए रखने के लिए सस्टेनेबल एक तरह से रिसोर्स प्लानिंग है वो आपकी ज़रूरी है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपका सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है वो अपने आप में एक असेंशियल एक तरह से कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब बात आती है कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें कहता है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। कि डेवलपमेंट है वो इस तरह से होना चाहिए, दो आप यूँ कह सकते हैं कि यूज ऑफ द रिसोर्सेज है वो इस तरह से होना चाहिए विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए, बिना हमारे पर्यावरण को नष्ट किए। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और कहता है कि आपका जो डेवलपमेंट है प्रेजेंट में उसको फ्यूचर जनरेशन से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो आप इसका सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग आप इस तरह से समझ सकते हो कि यूजिंग द रिसोर्सेज इन ए बैलेंस्ड वे टू सेटिस्फाई द प्रेजेंट नीड्स, और टू यूजिंग द रिसोर्सेज without damaging the environment to satisfying the present needs and conserve them for future generations। और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व किया जाना चाहिए, उनको बचाया जाना चाहिए आपका। फिर आपका इसमें नेक्स्ट आता है रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट 1992। कहता है इन जून 1992 more than 100 heads of the states met in Rio de Janeiro in Brazil। लगभग 100 देशों के जो अध्यक्ष हैं वो रियो डे जनेरियो एक जगह है ब्राज़ील में, वहाँ पे मिले थे फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए कहता है द समिट वाज कन्वेंड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। और इस समिट में जो मैटर्स डिस्कस किए गए, एड्रेस किए गए, उसमें आपकी जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ग्लोबल लेवल पे ये मैटर डिस्कस किए गए। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। वहाँ जो लीडर्स इकट्ठे हुए थे उन्होंने कहता है कि एक डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे सिग्नेचर किए। एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडोप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। और इस रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट में कहता है कि एजेंडा 21 है, 21 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए सिग्नेचर जिन पे किए गए, जिन पे एक सहमति बनी। अब आपका आता है व्हाट इज़ एजेंडा 21। कि इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये कहता है कि एक ऐसी डिक्लेरेशन, एक ऐसी घोषणा है जो वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा साइन की गई थी 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में, विच टुक प्लेस एट रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील। जो कि ये कहता है कि 1992 का जो आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, ये कहता है ब्राज़ील में हुआ था, रियो डे जेनेरियो नामक जगह पे। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसका एम था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, एक वैश्विक स्तर पे बैलेंस्ड वे में रिसोर्सेज को यूज करना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। ये एक एजेंडा था आपके एनवायरमेंटल डैमेज को
एक तरह से स्टॉप करने का, पॉवर्टी गरीबी को, टू रिमूव पॉवर्टी गरीबी हटाने का, डिजीज़ टू रिड्यूस द डिजीज़ बीमारियों को कम करने का, और टू कंट्रोल द डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट, ग्लोबल कोऑपरेशन और कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपसी कहता है कि ज़रूरतों को पूरा करने का और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारियों को शेयर करने का। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज़ द दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओवन लोकल एजेंडा 21। एक आपका मेजर ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का कि हर एक जो लोकल गवर्नमेंट है उसको अपना खुद का एक लोकल एजेंडा 21 है वो डिक्लेयर करना चाहिए। I think it is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.